बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का हिस्ट्री का सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं जो आपका ये पिछली साल का है। ठीक है, ये आपका आज की वीडियो में हम सेट 1, ठीक है, सेट 2 और ये आपका सेट 3, ठीक है, तीनों सेट को बच्चों मैं कंप्लीटली सॉल्व कराऊंगा। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट 1 देखते हैं। सेट 1 में बच्चों आपका खंड का में आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर बच्चों आपका सी है कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सेकेंड है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर मिट्टी के बने के हल्के प्रतिरूप मिले, तो वो कौन सी जगह है आपकी बनावली और चोलिस्तान है जहाँ पर इसके प्रतिरूप मिले हैं। थर्ड है बच्चों आपका अभिकथन और कारण से है। अभिकथन में लिखा है कि बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी क्या है, बौद्ध धर्म तेजी से फैला है। तो ये बच्चों बिल्कुल सही है ये। कारण में बोला गया कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से बिल्कुल असंतुष्ट हैं और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उलझनों में क्या रखा था, उनको बांध रखा था, जिसकी वजह से ये बौद्ध धर्म तेजी से बढ़ा है। तो कारण भी बच्चों इसकी सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। इस बार बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कि जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए, सबसे पहले जैन धर्म से जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, बच्चों सही है। संसार की त्याग जरूरी है, ये भी सही है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए संसारिक अस्तित्व एक अनिवार्य नियम है, ये बच्चों आपका गलत है। और फोर्थ आपका सही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड फोर्थ सी ऑप्शन बच्चों आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका पांचवा क्वेश्चन, जिसमें स्तंभ का को खा से मिलाना है। जैसे आपका मगध है, मगध किससे संबंधित है, पटना से। अवंती बच्चों आपका उज्जैन से। गंधार आपका कंधार से। और कौशल बच्चों आपका अयोध्या से। ठीक है, तो यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका सही मैचिंग है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, कि प्रभावती गुप्त को निम्नलिखित में से किस भूमिका के लिए माना जाता है। तो देखिए, प्रभावती गुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री और वाकाटक की राजा की पत्नी माना जाता है। 7 चैप्टर बच्चों आपका चित्र दिया हुआ है, चित्र पहचाना ही कहाँ का है। तो ये बच्चों ये आपका कैलाशनाथ मंदिर है। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर का चित्र है। इसके बाद बच्चों इसकी जगह चॉइस में दिया हुआ है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, कि ये निम्नलिखित में से किस राज्य में कैलाशनाथ मंदिर स्थित है। तो ये आपका बच्चों महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, अल-बिरूनी का प्रमुख कार्य किताब उल हिंद भारत के व्यापक अध्ययन के लिए जरूरी है। तो निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक उद्देश्य था। तो इसका आंसर है बच्चों डी, भारतीय संस्कृति का दस्तावेजीकरण करना। 9 क्वेश्चन है, इब्न बतूता अपनी व्यापक यात्रा के दौरान अपरिचित संस्कृतियों और समाजों का अन्वेषण करने में सक्षम था। तो निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता उसने सबसे अधिक विकसित की। तो ये आपकी संस्कृति योग्यता और कौशलता पर सबसे अधिक विकसित की। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन, निम्न में से कर्नल कैलिन मैकेंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, पहला है कि हम्पटी के भग्नावशेष 1800 में उसके द्वारा प्रकाश में लाया गया था, बच्चों सही है। सेकंड, वे ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी भी था, ये भी सही है। और उसने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र भी तैयार किया था, ये भी सही है। और विजयनगर की साम्राज्य की जानकारी उसने डुआर्टे बरबोसा से ली थी, तो ये बच्चों आपका गलत है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, इस स्तंभ फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। तो देखिए, दो डोमेगा पेस है, ठीक है, जैसे ये आपका अब नासी निकितन है, तो इसकी मैचिंग होगी बच्चों रूस से संबंधित है। ठीक है, डोमेगा पेस आपका पुर्तगाल से, ये आपका फारस है अब्दुल रज्जाक, और ये आपका इटली से। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट बच्चों 12 क्वेश्चन, की 16वीं 17वीं शताब्दी के भारत के कृषि इतिहास को समझने का निम्नलिखित में से प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो देखिए, इसका प्रमुख स्रोत कौन सा है, आईने अकबरी है, जो राजवंश का महत्वपूर्ण इतिहास लिखा है। ठीक है, 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा 16वीं 17वीं शताब्दी के भारत के जमींदारों के बारे में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, सबसे ज़्यादा
तो बच्चा कौन सा है आपका? बी है कि जो राज्य की ओर से ये क्या करते थे, राजस्व को इकट्ठा करते थे, जमींदार का काम होता था। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 क्वेश्चन कि एक आधुनिक शहर में मित्रों का एक समूह आज के समाज में कबीर की शिक्षाओं को प्रासंगिकता पर चर्चा करता है। कुछ का मानना है कि ये शिक्षा अप्रासंगिक है, जबकि अन्य समानता और प्रेम को बढ़ावा देने में उनके महत्व को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य आज कबीर की प्रासंगिकता को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो देखिए, कबीर की प्रासंगिकता को आपका डी ऑप्शन है, जो बिल्कुल समझाता है कि ईश्वर के साथ सरल संबंध की खोज को। ठीक है, ये अच्छी तरह से दर्शाता है। तो डी ऑप्शन बच्चों इसका सही आंसर है। इसका बच्चों 15 क्वेश्चन है कि निम्न में से 1855 के संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, जो भारी टैक्स लिया जा रहा था और भूमि अधिग्रहण इसका मुख्य कारण था। 16 है बच्चों, 1793 में ईस्ट मरारी बंदोबस्त के संदर्भ में इसमें से कौन सी चीज़ अलग है वो आपको बताना है। देखिए, सूर्यास्त कानून था, वर्धमान की नीलामी, पंच, ये तीनों संबंधित है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। तो देखिए, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दक्कन दंगा। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17 क्वेश्चन कि स्तंभ फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है आपको। जैसे आपका शाहमहल है, ठीक है, जो शाहमहल है बच्चों, ये आपका किससे संबंधित है? आपका बालोद से। ठीक है, कुंवर सिंह आपका आरा से, ब्रिटिश कदर आपका लखनऊ से, और नाना साहब आपके कानपुर से। ठीक है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। 18 है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटना को आपको काल के अनुसार लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों आपका क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। सेकंड नंबर बच्चों आपका क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ। थर्ड नंबर पे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और फोर्थ पे बच्चों संविधान का निर्माण हुआ, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 19 कि 1798 में लॉर्ड पेलेजी के द्वारा जो पेश की गई सहायक संधि की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी है? तो देखिए, इसकी मेन विशेषता है कि अंग्रेजों के द्वारा देसी क्षेत्र की सुरक्षा प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। 20 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है वो आपको बताना है। तो देखिए, संघ संगठित समिति से संबंधित के अध्यक्ष कौन है? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये बच्चों आपका कथन बिल्कुल सही है, बी। 21 क्वेश्चन है बच्चों की जानकारी के आधार पे आपको बताना है कि संविधान के सदस्य की पहचान करनी है कि इसमें से कौन सा संविधान के सदस्य है जो वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। तो कौन है ये? तो बच्चों ये आपके राजेंद्र प्रसाद है, जो संविधान सभा के अध्यक्ष और पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका, यहाँ से आपका खंड खा शुरू होता है। ठीक है, तो बच्चों खंड का शुरू करने से पहले हम सेट बी में भी खंड का को देख लेते हैं और सेट 3 में भी खंड का को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम सेट 2 में देखते हैं, ये आपका सेट 2 है। तो बच्चों जो खंड का के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों आपके तीनों ही सेट में बच्चों सेम है। ठीक है, जो क्वेश्चन सेट 1 में है वही सेट 2 में, बस क्या किया गया है, आपके क्वेश्चन नंबर को बदल दिया गया है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन उसमें 5th क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपका 1 नंबर पर दिया गया है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन सेम है। तो मैं आपको डायरेक्ट इनके आंसर बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट देखिए, अभी हमने देखा था, ये इसकी मैचिंग देखी थी कि मगध की पटना, अवंती उज्जैन, गंधार कंधार। ठीक है, ये हमने देखा, तो इसलिए बच्चों इसका आंसर सी है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों जैन धर्म से जो संबंधित था, इसका बच्चों आपका सी है, हम सब डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन भी अभी हमने डिस्कस किया, जिसका आंसर बच्चों ए है। ए और आर दोनों संबंधित है। ठीक है, सही है। और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। तो ये क्वेश्चन आपका इसमें भी था। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों प्रभावती गुप्त के निधि में से किस भूमिका के लिए जाना जाता है? तो देखिए, ये भी इसका डी ऑप्शन है। इसमें बच्चों ये 5th क्वेश्चन है, जो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन था हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। ठीक है, फिर बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। तो बच्चों 6 का आंसर आपका सी है। 7 देखिए चित्र सेम ही है ना, ये आपका कैलाशनाथ मंदिर है, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, इसका सी आंसर है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका 8 क्वेश्चन है, इसका आंसर बच्चों ए है। इसमें 9 क्वेश्चन, ठीक है, इसका सी बी है। इसके बाद बच्चों आपका 10 क्वेश्चन है, ये रहा। ठीक है,
जिसका आंसर बच्चों आपका डी है। 11 क्वेश्चन है बच्चों, जिसका आंसर बच्चों आपका बी है। और 12 का बच्चों आपका सी है, आई ने एक बारी। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, जिसका आंसर बच्चों आपका डी है। इसके बाद बच्चों 14 क्वेश्चन आपका बी है, ठीक है। 15 का आंसर आपका डी है, ठीक है। 16 क्वेश्चन बच्चों आपका, जिसका आंसर आपका डी है। और 17 का आंसर बच्चों आपका डी है। इसके बाद बच्चों 18 का जो आपका, इसका भी बी आंसर है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका 19 क्वेश्चन है, जिसके संबंधित कौन से हैं, राजेंद्र प्रसाद है, डी। देखिए अभी हमने देखा ये ना सेट 1 में, ये देखिए ऊपर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये रहा ना, बस क्वेश्चन में बदल दिएगा। यहाँ पे 21 है तो सेट 2 में यही क्वेश्चन बच्चों आपका 19 है, ठीक है। बस आगे पीछे 20 क्वेश्चन का बच्चों आपका आंसर बी है, संघ शक्ति के आपके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 21 का बच्चों आपका डी है, दक्कन दंगा। इसी तरीके से बच्चों आपका ये सेट 3 है, देखिए तो सेट 3 में भी बच्चों आपके सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका आगे पीछे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो देखिए इसका आंसर बच्चों आपको सी है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपका डी है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका ए है। फोर्थ का बच्चों आपका सी है। फिफ्थ का आपका सी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 6, तो 6 क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपका सी है। 7 क्वेश्चन देखिए ये रहा आपका कैलाश नाथ मंदिर, बी है, ठीक है। ये आपका महाराष्ट्र में है, सी। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, जिसका आंसर बच्चों आपका सी है। 9 क्वेश्चन है बच्चों, जिसका आपका आंसर ए है। 10 क्वेश्चन, इसका आंसर बच्चों आपका डी है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका 11 क्वेश्चन है अल्बिरूनी, ठीक है। इसका आंसर बच्चों आपका डी है। 12 का आंसर बच्चों आपका बी है। 13 का क्वेश्चन बच्चों आपका बी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, जिसका आंसर बच्चों आपका बी है। 15 का आंसर बच्चों आपका डी है। 16 है, जिसका आंसर देखिए ये रहा, इसमें आपका बी है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। देखिए ये आपका यहाँ देखिए, ये आपका 70 नंबर पे दिया वाला क्वेश्चन है ना, तो ये आपका डी है, जिसके अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। 18 का बच्चों आपका बी है। 19 का आपका डी है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका 20 क्वेश्चन का आंसर आपका बी है, ठीक है। और 21 का आपका दक्कन दंगा आयोग, ठीक है, ये है। इसके बाद बच्चों आपका यहाँ से ये खंड खा शुरू होता है, ठीक है, सेट 3 का। तो देखिए मैं सेट 2 में भी खंड खा निकाल लेता हूँ आपका, ठीक है। और ये आपका सेट 1 है, देखिए तो देखिए सेट 1 में खा। तो बच्चों सबसे पहले हम सेट 1 का क्वेश्चन देखते हैं, खा का। 22वां क्वेश्चन है ए, अशोक के प्रशासन को समझने के लिए अशोक के अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस कथन की क्या करनी है आपको, विशेष कथन की व्याख्या करनी है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए बच्चों ये दिया हुआ इसका आंसर कि अशोक पहले सम्राट थे जिन्होंने अपने संदेशों को पत्थर और स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाया था, मतलब उसके ऊपर लिखवाया था। और ये अभिलेख प्रशासन को समझने के लिए के सबसे प्रमुख स्रोत हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने धर्म का प्रचार, इनमें अशोक के धर्म के सिद्धांतों को उल्लेख है, जिससे ये पता चलता है कि वे अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिबद्ध थे। दूसरा, अधिकारियों की नियुक्ति, अभिलेखों से धर्म महत्तम नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा, साम्राज्य विस्तार, इन अभिलेखों की प्राप्ति स्थल मौर्य साम्राज्य की सीमा और महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्रों की जानकारी देते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसका चॉइस में दूसरा दिया हुआ था बी, कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास विभिन्न स्रोतों पर आधारित है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए मौर्य इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार निम्नलिखित विविधता स्रोत का उपयोग करते हैं। पहला, साहित्यिक स्रोत, जैसे अर्थशास्त्र,
कौटिल्य के द्वारा ये रची गई है अर्थशास्त्र नामक बुक। ये ग्रंथ मौर्य काल के प्रशासन और आर्थिक नीतियों की गहरी जानकारी देता है। दूसरा इंडिका, यूनानी राजदूत मैगजीन का विवरण जो सैन्य गठबंधन और पाटलिपुत्र के प्रशासन पर प्रकाश डालता है। सेकेंड है पुराण और बौद्ध और जैन ग्रंथ। ये मौर्य राजाओं की वंशावली और उनकी धार्मिक झुकाव के बारे में भी बताते हैं। सेकेंड है पुरातत्व प्रमाण। इसमें मूर्तिकला और महलों के अवशेष शामिल हैं जो मौर्यकालीन कला की भव्यता को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तीसरा है अशोक के अभिलेख। पत्थरों और स्तंभों पर खुदे ये संदेश सबसे विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं क्योंकि ये सीधे क्या है, सम्राट के विचार और शासन प्रणाली को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों इसका आंसर था। अब देखिए सेट 2 में देखते हैं। देखिए यही क्वेश्चन सेट 2 में दिया हुआ है। देखिए 22वें का ए और बी सेम क्वेश्चन। देखिए ये रहा 22वें का, अशोक के प्रशासन को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, और बी भी बच्चों सेम है। ठीक है, इसके बाद बच्चों सेट 3 देखते हैं। तो देखिए सेट 3 में भी ये क्वेश्चन है लेकिन ये आपके 24 नंबर पे है। ठीक है, तो देखिए ये आपका 21 क्वेश्चन जो है आपका 24 नंबर पे। तो देखिए इनके मैंने आपको आंसर समझा दिए अच्छे से। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है ये आपका तीनों सेट में अलग अलग है। ठीक है, अगर आप देखेंगे देखिए यहाँ पे ये अलग है। ठीक है, सेट 2 में 23 अलग है और सेट 1 में अलग है। तो सब तीनों सेट को हम करेंगे। सबसे पहले हम सेट 1 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। तो इस कथन को क्या है, न्याय संगत ठहराइए, मतलब सही बताइए। तो देखिए ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। तो ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी को विश्व इतिहास के क्रांतिकारी काल माना जाता है क्योंकि पहला, चिंतकों का उदय। इस काल में विश्व के विभिन्न हिस्सों में महान चिंतकों का उदय हुआ, जैसे ईरान में जरस्तु, चीन में खुगत्सी, ईरान में सुकरात और प्लेटो और अरस्तु, और भारत में महावीर और बौद्ध चिंतक सामने आए। सेकंड, जीवन के रहस्य की खोज हुई। इन चिंतकों ने जीवन के अर्थ, पुनर्जन्म और ब्रह्मांड के रहस्य को समझने की क्या करें, कोशिश करी। तीसरा, नए राज्यों और शहरों का विकास हुआ। भारत में इसी समय गंगा घाटी में महाजनपदों का उदय हुआ और नए शहरी केंद्रों का क्या किया गया, विकास हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर था। अब बच्चों हम सेट 2 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों ने बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। तो सांची स्तूप के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए बच्चों ये आपका सेट 2 है। तो देखिए आपका ये दिया हुआ बौद्ध मूर्तिकला और बुद्ध का चरित्र लेखन। सांची के स्तूप जैसी मूर्तिकला को केवल देखकर समझना क्या है, कठिन है। इसके लिए इतिहासकारों ने क्या करा, बौद्ध ग्रंथ का उन्होंने सहारा दिया था। जैसे पहला प्रतीकात्मक ग्रंथ, उदाहरण के लिए लिखित सिंहासन बुद्ध के ध्यान की अवस्था का प्रतीक करते हैं और पहिया उनके पहले उपदेश का प्रतीक है। बिना लिखित इतिहास जाने इन्हें साधारण वस्तुएं समझा जाता था पहले। दूसरा सालभंजिका की जो मूर्ति थी, सांची के तोरण दुआ पर महिला की मूर्ति लगी हुई थी जो सालभंजिका है। इसका अर्थ था ग्रंथों के अध्ययन के बाद ही स्पष्ट हुआ कि ये शुभ का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, तो ये था बच्चों इसका आंसर। इसके बाद देखिए सेट 3 में देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 सेम है ना। इसमें पूछा गया कि शाहजहाँ बेगम ने सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए काफ़ी काम किए थे इन्होंने। तो कौन कौन से काम के, कैसे उनकी देखभाल करी, वो आपको बताना है। तो देखिए ये ना, शाहजहाँ बेगम ने भोपाल में की बेगम विशेषकर शाहजहाँ बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम ने सांची के स्तूप को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कथन की व्याख्या निम्नलिखित बिंदु से हम कर सकते हैं। जैसे पहला, आर्थिक सहायता, यानी कि धन का दान दिया था इन्होंने। शाहजहाँ बेगम ने सांची स्तूप के संरक्षण और मरम्मत कार्य के लिए भारी मात्रा में क्या किया था, धन का दान दिया था। दूसरा, संग्रहालय और अतिथि गृह का निर्माण करवाया। उन्होंने स्तूप के पास एक संग्रहालय और अतिथि गृह बनाने के लिए अनुदान भी दिया। ठीक है, अनुदान यानी कि दान दिया। ठीक है, ये ठहर कर कि जॉन मोल्शल जैसे इतिहासकारों ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तकें
लिखी यहाँ पे रहकर। पुस्तकों के प्रकाशन में भी सहयोग किया। जब जोर मालशा ने सांची पर अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे तो सुल्तान जहाँ बेगम ने उन ग्रंथों को प्रकाशन भी करवाया, छपवाया भी, ठीक है, और उसमें आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। तीसरा, विदेशी लूट से बचाया। यूरोपीय फ्रांसीसी अंग्रेज जब आए थे सांची के तोरण द्वार को अपने देश के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे, तो बेगम ने उन्हें मूल तोरण द्वार ले जाने के बजाय, मतलब असली तोरण द्वार ले जाने के बजाय उन्हें क्या दे दिया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस की हुबहू प्रतिकृति, यानी कि बिल्कुल डुप्लीकेट दे दिया था, ठीक है। ले जाने के लिए उनको राजी भी कर लिया था, जिससे मूल धरोहर क्या होगी थी, इस तरीके से उन्होंने असली तोरण द्वार को बचा लिया था। तो इसका ये निकलता है कि सांची का स्टोव आज यदि अपने मूल रूप में बिल्कुल सुरक्षित है, तो इसका बहुत बड़ा जो श्रेय है वो भोपाल की इन्हीं बेगम को जाता है, जिन्होंने इसको सेफ्टी की थी, ठीक है। तो ये बच्चों सेट 3 का आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। फिर बच्चों फिर सेट 1 पर आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 24, उन कारणों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक है। तो देखिए यही क्वेश्चन आपका सेट 2 में भी दिया हुआ है। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि उन कारणों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। इसके बाद देखिए सेट 3 में देखते हैं, ये आपका 22 ही क्वेश्चन है कि उन कारणों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, ठीक है। क्वेश्चन सेम है बच्चों, बस क्वेश्चन नंबर आपका बदला हुआ है। तो आइए बच्चों इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की पतन के जो मुख्य कारण थे वो निम्नलिखित थे। पहला, उत्तराधिकारी का संघर्ष था उस टाइम पे। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के बीच सत्ता को लेकर काफ़ी संघर्ष हुआ, जिसका केंद्र क्या होगा, जिससे ये केंद्र कमज़ोर पड़ गया। तालिकोटा का युद्ध 1565 में जो हुआ था, ये पतन का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ था, ये सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से इसका पतन हुआ था, खत्म हो गया था। राम राय के नेतृत्व वाली विजयनगर की सेना को बीजापुर, अहमदनगर और गोलाकुंडा के संयुक्त महासंघ ने बुरी तरह क्या कर दिया था, हरा दिया था। थर्ड है विजयनगर का विनाश। युद्ध के बाद विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर हमला किया और उसे पूरी तरह से क्या कर लिया, लूट लिया और नष्ट कर डाला। इसके बाद साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर पोनुकोटा, चंद्रगिरी स्थानांतरित हो गया, ठीक है। फोर्थ है नायकों का विद्रोह। केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने पर कई स्थानीय सेना नायकों ने क्या करा, अपने स्वतंत्र राज्य इन्होंने घोषित कर दिए, ठीक है। तो ये बच्चों इसका आंसर था। इसके अलावा बच्चों इसकी चॉइस में बी दिया है कि अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज क्यों मानी जाती है, इसका विश्लेषण कीजिए, ठीक है। सेट 2 में भी बच्चों ये आपका 24 का बी में दिया हुआ है क्वेश्चन सेम, ठीक है। और ये आपके सेट 3 में आपका 22 का बी है, ठीक है, सेम क्वेश्चन। तो देखिए अब इसका आंसर देखते हैं हम कि अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खोज थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का प्रभाव, यह प्रणाली काफ़ी हद तक दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली जैसी थी, जिसे दक्षिण भारत की परिस्थिति के अनुसार बदला गया। सैन्य और नागरिक अधिकार। अमर नायक सैन्य कमांडर थे जिन्होंने प्रशासन के लिए क्षेत्र दिए थे और वे किसान और व्यापारी से कर वसूलते थे। सेकंड, थर्ड, राजीपन नियंत्रण। राजा नायकों का स्थानांतरण कर सकते थे, जो ये दर्शाता था कि अंतिम सत्ता सम्राट के पास ही थी, ठीक है। तो ये था बच्चों इसका आंसर। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 25। मुगल काल के दौरान आम लोगों के अधिकारों की वकालत करने में पंचायत की भूमिका बतानी है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका सेट 2 में भी दिया हुआ है। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 में ही, ठीक है। यहाँ भी आपका क्वेश्चन नंबर 25 और इसमें भी आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए सेट 3 में बच्चों ये आपका क्वेश्चन कौन से नंबर पे है, तो देखिए ये भी आपका 25 नंबर पे ही है, ठीक है। तो मतलब तीनों सेट का क्वेश्चन नंबर 25 आपका सेम था। तो बच्चों अब इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर बच्चों कि मुगल काल में पंचायतें आम लोगों के अधिकार की रक्षा करती थी। सामूहिक कोष, पंचायत का अपना एक कोष होता था जिससे अकाल या प्राकृतिक आपदा के समय समुदाय की क्या की जाती थी, मदद की जाती थी। दूसरा, जातिगत मर्यादा, पंचायत ये सुनिश्चित करती थी कि गांव के लोग अपनी जाति की सीमाओं का पालन करें
ताकि सामाजिक व्यवस्था क्या रहे, बनी रहे। तीसरा, शिकायत निवारण। ग्रामीण लोग करों की अधिकता या अधिकारों के अत्याचार के विरुद्ध पंचायत से न्याय की क्या करते थे, गुहार को लगा सकते थे। ठीक है, तो ये था बच्चों इसका आंसर। इसके बाद बच्चों आपका 26 क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को ऐसे युद्ध के रूप में देखा जा रहा है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का नफा नुकसान, जो दोनों का जो नुकसान हुआ था वो फायदा नुकसान दोनों का बराबर बराबर हुआ था नुकसान। तो इस कथन को आपको बताना है कि कैसे बराबर बराबर हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें देखते हैं आपका यहाँ पे ये आपके दोनों क्वेश्चन अलग हैं। ठीक है, 26 27 सेट 2 में अलग है और सेट 3 में भी बच्चों ये आपके अलग अलग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम सेट 1 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए इसका आंसर है बच्चों कि 1857 के विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में देखा गया जहाँ दोनों समुदाय का हित समान था। तो इस क्यों, तो पहला जैसे साला शत्रु, हिंदू और मुसलमान दोनों ही अंग्रेज की शोषणकारी नीतियों जैसे हड़प नीति, बाहरी लगान, इन सब चीज़ों से दोनों ही बराबर परेशान थे। दूसरा, धार्मिक पहचान पर खतरा। चर्बी वाले कारतूस के मुद्दे ने दोनों धर्म के सैनिकों को एकजुट कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि अंग्रेज उनके धर्म को क्या करना चाहते हैं, भ्रष्ट करना चाहते हैं। तीसरा, सामूहिक नेतृत्व। विद्रोही ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना, जो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक बना, और विद्रोह के दौरान जारी की गई घोषणा में दोनों समुदाय की भावना का सम्मान किया गया था। ठीक है, तो ये इसका बच्चों आंसर है। इसका बच्चों आपका सेट 2 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि कला और साहित्य ने 1857 की स्मृतियों को जीवित रखने में कैसे योगदान दिया, इसको बताइए। तो देखिए ये आपका सेट 2 है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 26 देखिए ये रहा। ठीक है, तो इसका उत्तर बच्चों 1857 के विद्रोह को भारतीय जनमानस में जीवित रखने में कवियों और चित्रकारों की एक भूमिका महत्वपूर्ण रही। पहला, वीर गाथाएं और कविताएं। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी ने रानी लक्ष्मीबाई को देश प्रेम और वीरता का अमर प्रतीक बना दिया। ऐसी कविताओं ने जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं को भी जगाया। दूसरा, चित्रकला। चित्रकारों ने विद्रोहियों को नायक के रूप में और ब्रिटिश दमन को क्रूरता के रूप में चित्रित किया। उदाहरण के लिए कई चित्रों में लक्ष्मीबाई को घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए भी दिखाया गया है। तीसरा, लोकगीत। उत्तर भारत के गांव में प्रचलित लोकगीतों ने आम लोगों के संघर्ष और उनके बलिदान की कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया भी है, आगे की पीढ़ी तक बताया गया है। तीसरा, राष्ट्रवाद का प्रतीक। ये कलाकृति 1857 को केवल एक सैनिक विद्रोह न मानकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में स्थापित करने में भी क्या रही, सफल रही। ठीक है, तो ये था बच्चों इसका आंसर। इसके बच्चों सेट 3 में देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 26 कि 1857 के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, दमनकारी कदम। ठीक है, कैसे दबाया मतलब। तो देखिए इसका आंसर बच्चों आपका ये रहा, 26 क्वेश्चन। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने अत्यधिक क्रूर तरीके अपनाए, जैसे कि कुछ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले उन्होंने मार्शल लॉ को लागू कर दिया। उत्तर भारत के विद्रोह प्रभावी इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसके तहत क्या किया जाता था, सैन्य अधिकारी और यहाँ तक कि आम गोरों को भी विद्रोह की सजा देने और उन्हें फांसी लटकाने पर अधिकार दे दिया गया सबको। सेकंड, कानूनी प्रक्रिया का अंत कर दिया। विद्रोह के दमन के लिए सामान्य कानून प्रक्रिया जो होती उसको निलंबित कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। केवल एक ही सजा निर्धारित कर दी और वो क्या कर दी, मृत्युदंड के सबको क्या दिया जाएगा, मृत्युदंड दिया जाएगा। और विद्रोह के संदेह मात्र पर लोगों को सरेआम फांसी भी दी। अगर विद्रोह को जरा सा किसी पे संदेह भी होता था यानी कि डाउट भी होता था तो लोगों को क्या कर दिया जाता था, सरेआम फांसी दे दी जाती थी। तीसरा, सैन्य घेराबंदी, दो तरफा हमला। अंग्रेजों ने दिल्ली को दोबारा जीतने के लिए दो तरफा हमला किया। एक टुकड़ी कलकत्ता से और दूसरी पंजाब से दिल्ली की ओर बढ़ी और बाहरी संघर्ष के बाद सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने क्या करा, दिल्ली पर दोबारा से कब्जा कर लिया। ठीक है,
फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने जमींदार और स्थानीय राजाओं को लालच भी दिया, यदि वे अंग्रेजों का साथ देंगे तो उनकी जागीरें वापस कर ली जाएगी, इससे विद्रोहियों की एकता कमजोर होगी। नेक्स्ट, अत्यधिक हिंसा और आतंक। गांव के लोगों को जला दिया गया ताकि लोगों में डर पैदा हो, वह विद्रोहियों को शरण ना दे। तोपों से उड़ाया गया, तोपों पे रख रख के लोगों को मारा गया। कितनी बेरहमी से बच्चों इन्होंने इसको रोकने का उपाय किया। ठीक है, सरेआम फांसी दिया गया। आतंक फैलाने के लिए उन्होंने मुख्य साधन थे इनके ये, तो इस तरीके से इन्होंने इसको दबाया। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 27 कि संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर की भूमिका का वर्णन कीजिए। कि संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर की क्या भूमिका थी। तो देखिए बच्चों, बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान सभा में उनकी भूमिका इस प्रकार थी। सबसे पहले प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसकी जिम्मेदारी संविधान का अंतिम खाका तैयार करना था। कानूनी विशेषज्ञ थे। उन्होंने दुनिया के विभिन्न संविधानों का गहन अध्ययन किया और भारतीय परिस्थिति के अनुरूप सर्वोत्तम प्रावधानों को शामिल किया। तीसरा, वंचितों के रक्षक थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन और अनुसूचित यानी कि SC ST के लोगों के लिए आरक्षण जैसे सुरक्षा कवच दिए, ताकि एक न्यायपूर्ण समान समाज की स्थापना हो सके। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये आपका सेट 2 है। ठीक है, सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 27 है। आपको पूछा गया है कि भारत की राजभाषा पर गांधी जी के विचार को बताना है। क्या विचार थे उनको आपको वर्णन करना है। तो देखिए, महात्मा गांधी भारत की राजभाषा के रूप में हिंदुस्तानी के सपोर्ट में थे। हिंदुस्तानी का स्वरूप ये हिंदी और उर्दू का मिश्रण था, जिसे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आसानी से समझ सकते थे। एकता का सूत्र, गांधी जी का मानना था कि ऐसी भाषा जो उत्तर और भारत दक्षिण तथा विभिन्न धर्मों के लोगों को जोड़ सके और वही राष्ट्र की क्या बना सके, पहचान बन सके। तीसरा, विविधता का सम्मान। वे इसे एक ऐसे भाषा मानते थे जो अन्य क्षेत्रीय भाषा और विदेशी शब्दों को भी अपने भीतर समाहित कर सके। ठीक है, इसके बच्चे सेट 3 में आपका क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि भारत के संयुक्त दृष्टिकोण पर JB पंत के विचार बताने हैं आपको। तो देखिए, ये आपका सेट 3। तो देखिए, संविधान सभा में JB पंत ने भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने संयुक्त दृष्टिकोण पर ज़्यादा बल दिया। जैसे पहला, पृथक निर्वाचिका का विरोध। पंत जी ने पृथक निर्वाचिका के विचार पर बहुत ही कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि व्यवस्था जो है अल्पसंख्यक को मुख्य धारा से बिल्कुल अलग कर देगी और देश में सांप्रदायिक जो दंगे है उसको बढ़ा देगी। सेकेंड है, नागरिक के रूप में पहचान। उनका कहना था कि स्वतंत्र भारत में हर व्यक्ति की पहचान उसके धर्म या समुदाय के बजाय एक नागरिक के रूप में होनी चाहिए, ना कि उसके धर्म से होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सांप्रदायिक वफादारी से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति क्या बने, वफादार बने। फोर्थ, लोकतंत्र की सफलता। पंत जी का मानना था कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकेगा जब बहुमत और अल्पसंख्यक मिलकर एक संयुक्त समाज का निर्माण करें। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक का आत्मविश्वास तभी रुकेगा जब वे खुद को राष्ट्र का हिस्सा मान लेंगे। नेक्स्ट है, मजबूत केंद्र। उन्होंने एक मजबूत केंद्र सरकार की वकालत की जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध सके और किसी भी विभाजनकारी प्रवृत्ति को क्या कर सके, रोक सके। ठीक है, तो ये बच्चों आपका इसका आंसर था। इसके बाद बच्चों सेट 1 में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आपका नेक्स्ट यहाँ से खंडगा शुरू होता है तीनों सेट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 से आपका खंडगा शुरू होता है। ठीक है, ये सेट 2 है और इसके बाद ये आपका सेट 3 है। ठीक है, तो देखिए सेट 1 में बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि महाभारत काल के दौरान पारिवारिक रिश्तों की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इस कथन को आपको एक्सप्लेन करना है उदाहरण के साथ। तो ये बच्चों आपका 8 नंबर में पूछा गया है। तो देखिए यही क्वेश्चन आपका सेट बी में भी है। देखिए यही क्वेश्चन सेम। ठीक है, 28वें का यही है और इसकी चॉइस में जो क्वेश्चन दिया है बच्चों ये भी आपके दोनों सेम है इसमें भी। ठीक है, सेट 3 में भी बच्चों आपका
दोनों क्वेश्चन सेम है, मतलब आपका 28 क्वेश्चन तीनों सेट में बच्चों आपके सेम। ठीक है, तो सबसे पहले हम 28 का ए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर है कि महाभारत काल लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के दौरान चला था, और इसी के दौरान परिवार और सामाजिक संबंधों के ढांचे में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। जैसे सबसे पहले थे पीतवंशिकता। महाभारत की मुख्य कथा पीतवंशिकता पर आधारित थी। इसका अर्थ ये है कि वंश पिता के बाद जो होगा, पुत्र फिर प्रपोत की ओर चलेगा। जो वंश है, पिता का पुत्र फिर उसका पुत्र, ठीक है, इस तरीके से वंश आगे चलेगा। कुरुवंश के बीच युद्ध का मुख्य कारण भी यही था कि सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसी वजह से क्या हुआ था बच्चों, महाभारत हुई थी। सेकंड बच्चों, संसाधनों पर अधिकार। उस समय भूमि सत्ता जैसे संसाधनों पर पुरुष का ज्यादा वर्चस्व था। कौरव व पांडवों के बीच संघर्ष इसी बात को लेकर था कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर परिवार में गहरे मतभेद और युद्ध तक की स्थिति बन जाती थी। तीसरा, विवाह के नियम। जैसे पहला है बहिर्विवाह। अपने गोत्र से विवाह करना बच्चों आपका बहिर्विवाह कहलाता था, और यह अनिवार्य माना जाता था। दूसरा, बहुपत्नी और बहुपति प्रथा। राजाओं में अक्सर कई पत्नियां होती थीं, लेकिन द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह बहुपति प्रथा को दर्शाता है। ठीक है, एक दुर्लभ उदाहरण दिखाता है। फोर्थ, स्त्री की स्थिति। यद्यपि समाज और पितृसत्तात्मक, लेकिन प्रवर्ति गुप्त जैसे उदाहरण बताते हैं कि उच्च वर्ग की महिलाओं के पास कभी कभी भूमि जैसे संसाधन पर भी उनका नियंत्रण होता था। हालांकि धर्मशास्त्र के अनुसार स्त्रियों का मुख्य कर्तव्य परिवार की क्या होता है, मर्यादाओं को बनाए रखना होता था। फिफ्थ, गोत्र प्रणाली। प्रत्येक व्यक्ति का एक गोत्र होता है, जैसे कश्यप, भारद्वाज। विवाह के बाद स्त्रियों को अपने माता पिता का गोत्र त्याग कर पति का गोत्र अपनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे किसी महिला की शादी होती है तो उसको अपने पति का गोत्र अपनाना पड़ता है, जैसा कि ब्राह्मणी नियम में लिखा है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका इसका बी है कि राजस्व क्षेत्रीय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता है था, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के लिए होता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। जरूरी नहीं है कि वो इसी का ही, अगर जो संसाधन को जुटा सके, समर्थन कर सके, ठीक है, उसके लिए भी होता था। तो इस कथन की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर देखते हैं। ब्राह्मणी शास्त्र के अनुसार केवल क्षत्रिय क्या होते थे, राजा बनते थे। लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद इतिहासकाल में कई शक्तिशाली जो शासक थे वो गैर क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। जैसे पहला, मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस महान साम्राज्य के मूल के बारे में मतभेद है। ब्राह्मण ग्रंथ उन्होंने निम्न कुल का बताते हैं, जबकि बौद्ध ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय मानते थे। और ये सिद्ध करता है कि सैन्य कौशल और जन समर्थन कुल से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा है शुंग और कण्व वंश। मौर्य के बाद मगध पर शासन करने वाले शुंग और कण्व वंश शासक मूलतः ये दोनों क्या थे, ब्राह्मण थे। शास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य शिक्षा देना था, लेकिन उन्होंने राजनीतिक सत्ता संभाली थी। तीसरा, शंख शासक। मध्य एशिया से आए शंख शासकों को ब्राह्मण यानी कि मलीच कहते थे। इसके बावजूद प्रसिद्ध शक तथा रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया और संस्कृत का क्या किया, संरक्षण किया, जो एक आदर्श राजा के क्या माने जाते हैं, गुण माने जाते हैं। फोर्थ है सतवाहन। तो सतवाहन राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने स्वयं को आदित्य ब्राह्मण और क्षत्रिय के दर्प को चूर करने वाला बताया। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को रोकने का दावा किया, लेकिन स्वयं शक वंश में विवाह संबंध स्थापित भी किए उन्होंने। ठीक है, तो ये बच्चों इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बच्चों आपका 29 क्वेश्चन। देखिए, तीनों सेट में बच्चों 29 और 30 दोनों ही क्वेश्चन बच्चों आपके अलग अलग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट 1 के देखते हैं 29। इसमें बच्चों 29 के ए में गुरु नानक देव की मुख्य मान्यताओं और शिक्षाओं के बारे में आपको व्याख्या करनी है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर है कि गुरु नानक देव, जिनका जन्म 1759 से 1539 तक में मृत्यु हो गई थी, सिख धर्म के संस्थापक थे और एक महान समाज सुधारक भी थे।
उनकी शिक्षा जो है सरल, तर्कसंगत और मानवतावादी थी, जिन्होंने तत्कालीन समाज की कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। और इनकी मुख्य मान्यताएं क्या हैं, निम्नलिखित है। जैसे पहला, ईश्वर की एकता, इसे इकोकर बोला जाता है। गुरु नानक देव का दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर क्या है, केवल एक ही है और वे निर्गुण यानी कि बिना आकार का है, निराकार है और सर्वव्यापी है। उन्होंने ईश्वर की भक्ति के लिए किसी मूर्ति या विशेष स्थान की आवश्यकता को क्या किया है, नकारा है। दूसरा, जाति प्रथा का विरोध किया है। उन्हें ऊंच नीच, जाति भेदभाव जो है, इनका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने लंगर, जो सामुदायिक रसोई होती है जिसमें क्या किया जाता है बच्चों, सबको खाना खिलाया जाता है, इसकी परंपरा शुरू की, जहाँ राजा और रंग एक ही पंगत में बैठकर खाना खाते थे। और ये सामाजिक समानता का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। तीसरा है नाम जपना और गृहस्थ जीवन। उन्होंने सन्यास या जंगल में जाकर तपस्या करने के बजाय एक ईमानदार गृहस्थ जीवन जीने पर ज़्यादा जोर दिया। और उनके अनुसार मेहनत की कमाई और उसे बांटकर खाना ही सच्ची आध्यात्मिकता मानते थे वो। बाहरी आडंबर को बिल्कुल नहीं मानते थे, इसलिए बाहरी आडंबरों का खंडन किया उन्होंने। उन्होंने व्यर्थ के कर्मकांड जैसे बलि प्रथा, अंधविश्वास का विरोध किया। उन्होंने सिखाया कि हृदय की पवित्रता ही ईश्वर तक पहुंचने का सिर्फ एकमात्र मार्ग है। अगर दिल साफ है तो आप ईश्वर तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका इसका बी है कि मध्यकाल के दौरान भारत में चिश्तियों की मुख्य मान्यताओं और शिक्षाओं की व्याख्या करनी है। तो देख सकते हैं इसका आंसर है आपका, भारत में सूफी मत की चिश्ती सिलसिला की जो स्थापना है वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। उनकी शिक्षाएं प्रेम, सहिष्णुता और मानवता पर आधारित थी। जैसे पहला, ईश्वर के प्रति प्रेम। चिश्ती संतों का मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति केवल कर्म कांडों से नहीं बल्कि उसे निस्वार्थ प्रेम और भक्ति के माध्यम से ही की जा सकती है। दूसरा, मानवता की सेवा। उनके लिए खिदमत अल्प यानी कि जनता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची इबादत मानी जाती थी। चिश्ती खाना का जिसे बोलते हैं, जहाँ पे बच्चों एक आश्रम की तरह होता था जहाँ पे लोग ही रहते थे। सभी धर्म और जातियों के लोग के लिए खुली थी। सभी धर्म के लोग और सभी जाति के लोग यहाँ पे आके रह सकते थे, जहाँ लंगर की एक बड़ी व्यवस्था होती थी। सादगी और त्याग। चिश्ती संतों ने विलासितापूर्ण जीवन का त्याग किया और वे सुल्तान और राजनीति से दूरी बनाए रखते थे ताकि उनकी आध्यात्मिकता साधना में कोई भी साधना है उसमें कोई भी बाधा ना हो। समा यानी कि संगीत। उन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए कव्वाली और संगीत का भी उपयोग किया। उनका मानना था कि संगीत आत्मा को क्या है, परमात्मा से करीब ले जाता है। नेक्स्ट, धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने स्थानीय भाषा और संस्कृति को अपनाया, जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के बीच क्या हुआ, भाईचारा बढ़ा। ठीक है, तो ये बच्चे इसका आंसर था। नेक्स्ट बच्चों आपका सेट बी में देखते हैं आपका 29 क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि मध्यकालीन भारत में अलवार और नियानार की मान्यता और शिक्षाओं की व्याख्या करनी है इसमें। तो देखिए, तो आपका देखिए इसमें आंसर ये रहा आपका कि मध्यकालीन भारत में अलवार और नियनार की मान्यता है। 6वीं शताब्दी में दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई और अलवार और नियनार ने संतों ने इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहला, इष्ट देव के प्रति समर्पण। अलवार संत जो थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे और जो नियनार थे वो भगवान शिव के भक्त थे। वे अपने इष्ट की स्तुति में सुंदर भजन की क्या करते थे, रचना करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा किया करते थे। जाति प्रथा का विरोध। इन संतों ने ब्राह्मण के प्रभुत्व और जाति व्यवस्था की कठोरता को चुनौती दी। उनके समुदाय में किसान, शिल्पकार, यहाँ तक कि अस्पृश्य मानी जाने वाली जितनी भी जातियों के लोग भी, सभी जातियों के लोग शामिल थे। महिला और संतों का होते। भक्ति मार्ग केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रहा। अंडाल यानी कि अलवार की जो प्रेमिका बोली जाती है अंडाल, और करिकल अम्मिया नियानार की जैसे महिला और संतान ने सामाजिक और पारिवारिक बंधनों को त्याग कर अपनी भक्ति दिखाई। इन्होंने भी काव्य संकलन। अलवार के भजनों का संकलन न्यायनेरे दिव्य प्रबंधम, जिसमें क्या है, इन्होंने भजन लिखे थे अलवार लोगों ने।
जिसमें तमिल वेद के रूप में सम्मान प्राप्त है, और न्यायालय के जो गीत थे तेवरम में संकलित किए गए। ठीक है, तेवरम नामक उसमें ग्रंथ के अंदर। फिफ्थ, राज्य का समर्थन। चोल शासकों ने इन संतों को संरक्षण दिया और उनके सम्मान में बड़े बड़े जो भव्य मंदिर थे उनका भी निर्माण करवाया। अब जैसे चोल शासकों ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया था, जैसे तंजावुर और चिदम्बरम। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसका बी पार्ट है कि इस्लाम की शिक्षा के बताना है, इसमें उसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए, इस्लाम धर्म की मूल शिक्षाएं कुरान और पैगंबर मोहम्मद के जीवन पर ही आधारित थी, जिन्होंने 5 स्तंभ के रूप में जाना जाता है। जैसे पहला है तौहीदी, एक ईश्वरवाद, अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर मानते हैं और उनके सिवा कोई और नहीं मानते। पैगंबर मोहम्मद क्या है, अल्लाह के रसूल यानी कि दूत माने जाते हैं। सेकंड, नमाज करना। प्रत्येक मुसलमान के लिए दिन में 5 बार फज्र, जोहर, असर और मगरिब और ईशा, ठीक है, इन 5 टाइम की नमाज करना जरूरी था। ज़कात यानी कि दान, अपनी वार्षिक आय या बचत का निश्चित हिस्सा इनको क्या करना, लगभग 2.5% गरीबों और जरूरतमंद की मदद के लिए दान करना होता है। फोर्थ, रोजा रखना यानी कि उपवास। पवित्र महीने रमजान के दौरान सूर्यास्त से सूर्यास्त तक अन्न जल का त्याग करना, यह आत्म सम्मान और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। फिफ्थ, हज पे जाना। जैसे आपके आर्थिक और शारीरिक रूप से सक्षम प्रत्येक मुसलमान के लिए जीवन में कम से कम एक बार मक्का की पवित्र यात्रा करना अनिवार्य होता था। इसके अतिरिक्त इस्लाम मानवीय समानता, भाईचारे और नैतिकवाद पर जोर देता है, और ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते और सामाजिक न्याय को ज़्यादा प्राथमिकता ये लोग देते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका सेट 3 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें भक्तिवाद पर मीराबाई के विचार एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर बच्चों आपका है कि मीराबाई 16वीं शताब्दी भक्ति आंदोलन की सबसे प्रमुख कवित्री थी। उनके विचार और भक्ति मार्ग इस प्रकार हैं। पहला, कृष्ण के प्रति इन्होंने क्या करा, अनंत प्रेम था इनको। मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना एकमात्र पति और आराध्य मानती थी। उन्होंने कृष्ण की उपासना सगुण रूप में की, राजसी वैभव का त्याग किया। मेवाड़ के राज परिवार में शादी होने के बावजूद भी उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा की परवाह नहीं की। उन्होंने गहने सुख सुविधाएं त्याग कर एक सन्यासिनी का जीवन जिया। जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया। उन्होंने उनके जो गुरु थे उनका नाम था रेदास, ठीक है, जो एक चर्मकार नीची जाति के थे। तो इससे पता चलता है कि वो जाति प्रथा को नहीं मानती थी। ये उनके जाति पाति के बंधनों को तोड़ने का एक बड़ा साहसपूर्ण कदम था। आत्मव्यक्ति, मीराबाई ने अपने पदों यानी कि भजनों के माध्यम से अपनी भावना को दिखाया। उनके पद आज भी राजस्थानी और ब्रज भाषा में आज भी क्या है, लोकप्रिय है। संघर्ष और दृढ़ता, महल छोड़ने के बाद उन पर कई अत्याचार भी किए गए, जैसे जहर का प्याला भेजा गया उनको, लेकिन उनकी भक्ति और विश्वास क्या रही, अटल रही। इसके बच्चों इसके दूसरा क्वेश्चन है बी पार्ट में कि वीरशैव परंपरा की शिक्षा और मान्यता का वर्णन करना है जिसमें। तो देखिए, 20वीं शताब्दी में कर्नाटक में वासवन्ना के नेतृत्व में वीरशैव या लिंगावर आंदोलन का उदय हुआ। पहला, लिंग निर्धारण करना। इस परंपरा के अनुयायी शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे और चांदी के एक पिटारे में छोटा सा लिंग क्या करते थे, अपने बाएं कंधे पे बांध के रखते थे। दूसरा, पुनर्जन्म विचार। लिंगावत का विश्वास है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में ही लीन हो जाते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता, इसलिए वे शवों को जलाते नहीं बल्कि क्या करते थे, दफनाते थे। सामाजिक समानता, उन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मणवादी वर्चस्व का कड़ा विरोध किया। उन्होंने सभी मनुष्यों को समान माना। स्त्री पुरुष समानता, वीरशैव ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए वैक्स विवाह और विधवा विवाह को बढ़ावा को समर्थन किया। वचन साहित्य, इनकी शिक्षा कन्नड़ भाषा में लिखी गई वचनों में भी छापी गई हैं, जो आम लोग द्वारा क्या करते हैं, लिखे गए थे। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका 30 क्वेश्चन आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम सेट 1 में 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 का ए है कि 1915 से 31 तक भारत में राष्ट्रीय गतिविधि के भारतीय जनता
पड़े प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। क्या प्रभाव पड़े थे? तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं कि 1915 में महात्मा गांधी के भारत आगमन से लेकर 1931 यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तक का जो काल है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्ण युग माना जाता है। इन गतिविधियों का भारतीय जनता पर बहुत ही गहरा दूरगामी प्रभाव पड़ा था। इससे पहला जन आंदोलन का उदय हुआ। चंपारण 1917, खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलन में भारतीय राजनीति को ड्राइंग रूम से निकालकर खेतों कारखानों तक पहुंचा दिया। पहली बार किसान और मजदूर सीधे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। दूसरा, अहिंसा और सत्याग्रह का आत्मविश्वास। गांधी जी के नेतृत्व में जनता ने सीखा कि बिना हथियार उठाए भी ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला किया जा सकता है। और असहयोग आंदोलन ने भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति क्या करा, भय निकाल दिया। स्वदेशी और आर्थिक विवेचना। विदेशी कपड़ों की होली जलाना, खादी को अपनाना केवल एक राजनीतिक कदम नहीं बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक बना और इससे भारतीय बुनकरों को सहारा मिला और ब्रिटिश व्यापार को एक बहुत बड़ा धक्का लगा था। सामूहिक भागीदारी और एकता। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। इसमें महिला, छात्र और व्यापारियों ने अभूतपूर्व भागीदारी दिखाई और 1931 तक भारतीय जनता ये समझ चुकी थी कि पूर्ण स्वराज ही उनका क्या है, अंतिम लक्ष्य है। ठीक है। इसके बाद बच्चों इसकी चॉइस में दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद गांधी जी की भूमिका क्या थी, वो आपको बताना है स्वतंत्रता के बाद की। तो देखिए, जब 15 अगस्त 1947 को जब पूरा भारत आज़ाद का उत्सव मना रहा था तो उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिल्ली के जश्न से दूर बंगाल के नोआखाली में जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी उसको शांत करने में लगे हुए थे। स्वतंत्रता के बाद उन अंतिम 168 दिनों में गांधी जी की भूमिका एक राजनेता से कहीं ऊपर एक नैतिक मार्गदर्शक और शांति दूत की थी। उनके योगदान का विश्लेषण निम्नलिखित बिंदु से किया जा सकता है, जैसे सांप्रदायिक सद्भाव और शांति के संरक्षक। विभाजन के बाद देश के कई हिस्सों में भीषण दंगे हो रहे थे। गांधी जी ने घोषणा की कि वे अपना शेष जीवन अल्पसंख्यक की सुरक्षा और शांति स्थापना में लगा देंगे। उन्होंने दंगों को रोकने के लिए हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पैदल यात्रा की। माउंटबेटन ने उनकी इसी आत्मीय साहस को देखकर उन्होंने वन मैन बाउंड्री फोर्स, एक व्यक्ति की सीमा सेना कहा उनको, क्योंकि जहां हजारों सैनिक दंगे को नहीं रोक पा रहे थे वहीं गांधी जी उपस्थित मार्च से शांति स्थापित कर पा रहे। उपस्थित होने से क्या हो रहा था, शांति स्थापित हो रही थी गांधी जी की। दूसरा, दिल्ली में अनशन या उपवास। जनवरी 1948 में दिल्ली में बिगड़ते हालातों को देखते हुए गांधी जी ने अपना अंतिम उपवास अनशन शुरू किया। उनके इस उपवास के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, दिल्ली में रहने वाले मुसलमानों को सुरक्षा का विश्वास दिलाना और दूसरा, भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान को उसके हिस्से की 55 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करना। उनका मानना था कि नैतिकता और न्याय के मार्ग पर चल लग कर ही एक मजबूत क्या होगा, राष्ट्र का निर्माण किया जा सकेगा। और उनकी इसी दृढ़ निश्चय ने कट्टरपंथियों को झुकने पर मजबूर कर दिया और दिल्ली में जो हिंसा थी वो क्या हो गई, रुक गई। तीसरा, धर्मनिरपेक्ष भारत की नींव। गांधी जी का स्पष्ट मत था कि भारत केवल हिंदुओं का देश नहीं है बल्कि ये उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं। उन्होंने ईश्वर अल्लाह तेरा नाम के मंत्र के साथ सर्वधर्म समभाव का संदेश भी दिया और स्वतंत्रता के बाद के उन कथित महीनों में उन्होंने अल्पसंख्यक के मन में डर निकाला और बहुसंख्यक को सहिष्णुता का पाठ भी पढ़ाया। फोर्थ, अंतिम बलिदान। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी और गांधी जी को शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उनकी मृत्यु का प्रभाव इतना गहरा पड़ गया कि देश में चल रही सांप्रदायिक हिंसा क्या हो गई, एकदम से रुक गई। लोग समझ गए कि नफरत ने उनके सबसे बड़े शुभचिंतक को ही उनसे अब क्या कर लिया है, छीन लिया है। तो ऐसे बच्चों ये निष्कर्ष निकलता है कि स्वतंत्रता के बाद गांधी जी की भूमिका सत्ता प्राप्त करने की नहीं थी बल्कि राष्ट्रीय आत्मा को बचाने के लिए थी। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ढांचे को वे मजबूत प्रदान की जिस पर आज हमारा आधुनिक भारत क्या है, खड़ा है। ठीक है।
इसके बाद बच्चों आपका सेट 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, सेट 2 का देखते हैं आप कि नमक मार्च वह आंदोलन था जो गांधी जी को दुनिया की नज़र में लाया। तो इस कथन को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे इसे, देखिए लिखा 1930 में साबरमती से दांडी तक की ये गई यात्रा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रुख क्या कर दिया था, एकदम से बदल दिया था। जैसे पहला, नमक एक शक्तिशाली प्रतीक बना। गांधी जी ने नमक का विरोध का माध्यम चुना, नमक को, क्योंकि हर अमीर गरीब की क्या थी, एक बुनियादी जरूरत थी, इसलिए उन्होंने नमक को चुना। इस पर कर लगाना ब्रिटिश शासन के अन्याय का सबसे बड़ा ही स्पष्ट प्रमाण था। दूसरा, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून को तोड़ दिया था। इसके बाद पूरे देश में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, शराब की दुकानों पर धरना और सरकारी नौकरियों को त्याग करना शुरू हो गया। वैश्विक आकर्षण, अमेरिकी पत्रिका जो टाइम पत्रिका थी, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस ने इस यात्रा का व्यापक कवरेज किया। ठीक है, मतलब इसके बारे में छापा। इससे ब्रिटिशों की नैतिक साख गिर गई एकदम से और सरकार की मांग को वैश्विक समर्थन मिला। फोर्थ, व्यापक जन भागीदारी। इस आंदोलन में पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और इसके अलावा किसान, मजदूर और छात्र भी क्या हुए, सड़कों पर उतरे। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता। इस आंदोलन की सफलता ने वायसराय इरविन को गांधी जी के साथ मेज पर बैठने के लिए बात करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे भारतीयों को बराबरी का दर्जा मिला। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसकी चॉइस में बी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कि 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी जो राज की जो नींव थी वो हिल गई थी इस आंदोलन से। तो इस कथन को बच्चों आपको एक्सप्लेन करना है कैसे हिली। तो देखिए, 1920 और 22 का असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद का पहला वास्तविक जन आंदोलन बन के सामने आया। जैसे पहला, अभूतपूर्व एकता। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग आंदोलन के साथ जोड़कर हिंदू मुस्लिम की जो एकता की एक ऐसी मिसाल कायम की जो 1857 के बाद भी नहीं देखी गई थी। शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावी, गांधी जी ने अहिंसा को एक हथियार बनाया। जब लाखों भारतीय ने स्कूल, कॉलेज, अदालत, विदेशी सामानों का त्याग करना किया तो ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे क्या हो गया, एकदम से ठप हो गया। ठीक है, ब्रिटिश के लोग क्या हो गए, एकदम से निष्प्रभावी हो गई। आर्थिक प्रभाव, स्वदेशी को अपनाने और विदेशी कपड़ों की होली जलाने, मतलब कपड़ों को जलाने से ब्रिटेन से आने वाले कपड़े के आयात में भारी गिरावट आ गई, जिससे क्या हो गई, ब्रिटिश सरकार की जो अर्थव्यवस्था को एक गहरी चोट पहुंची। फोर्थ, भय का खात्मा। इस आंदोलन ने आम आदमी के मन से जेल जाने और लाठी खाने का डर निकाल दिया। अब भारतीय प्रजा नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी बन चुके थे वो। तो इससे ये निष्कर्ष निकला है कि चोरी चोरा की घटना के बाद इसे वापस ले लिया गया था, लेकिन इसने ये साबित कर दिया था कि भारतीय एकजुट होकर अगर असहयोग करें तो ब्रिटिश शासन भारत में एक साल में ही नहीं टिकता। ठीक है, इसके बाद बच्चों सेट 3 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी की भूमिका बताइए क्या है। तो देखिए, सबसे पहले दांडी यात्रा यानी कि नमक सत्याग्रह चलाया था उन्होंने। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से अपनी दांडी तक पैदल यात्रा की और नमक कानून तोड़कर आंदोलन की शुरुआत की थी। नमक को उन्होंने एक शक्तिशाली प्रतीक बनाया क्योंकि ये क्या था, हर व्यक्ति इसको यूज़ करता था, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी जरूरत था। अहिंसक प्रतिरोध, उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे न केवल अंग्रेजों का सहयोग बंद कर दे बल्कि उनके उपनिवेशिक कानून को भी क्या करें, तोड़ें। ठीक है, उनके कानूनों को ना माने। जन आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में महिला, छात्र, व्यापारी बड़ी संख्या में सड़कों पर आए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और शराब की दुकानों पे क्या है, पिकेटिंग की। पिकेटिंग मतलब कि वहाँ पे धरना किया, धरना डाला। गांधी इरविन समझौता,
1931 में उन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया और दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला, लंदन में जो हुआ था। ठीक है, इसके बच्चों इसका बी क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका थी, वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसका आंसर, पहला, इन्होंने एकता का सूत्रपात, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की और अंग्रेजों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया। संस्थागत बहिष्कार, गांधी जी के आह्वान पर हजारों छात्रों ने क्या करा है, सरकारी स्कूल में जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालतों में जाना छोड़ दिया और सरकारी कर्मचारियों ने क्या कर दिया, इस्तीफा देने शुरू कर दिए। स्वदेशी पर जोर, उन्होंने चरखा खादी को राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाया ताकि भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। अनुशासन और अहिंसा, गांधी जी ने स्पष्ट किया कि आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए। जब 1922 में चौरी चौरा में हिंसा हुई तो उन्होंने तुरंत आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया, जो उनके नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। ठीक है, जो वो बिल्कुल चाहते भी नहीं थे कि हिंसा हो, इस वजह से उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों सेट 1 में हम 31 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपके सेट 1 में और सेट 2 में देखिए और सेट 3। ठीक है, तो तीनों सेट में बच्चों आपका खंड गा शुरू होता है। ठीक है, इसमें आपके 100 आधारित प्रश्न है। ठीक है, सेट 1 में, सेट 2 में, सेट 3 में। तो देखिए सेट 1 में आपका जो 31 क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले इसे देखते हैं। आपका एक सूत्र दिया हुआ है जिसमें लिखा है अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। देखिए ये वाला क्वेश्चन है 31, और यही क्वेश्चन बच्चों आपका सेट 2 में दिया हुआ है। कौन से नंबर पे, आपका क्वेश्चन नंबर 33 पर दिया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बच्चों और आपसे सेम ही क्वेश्चन पूछेंगे इसमें। इसके बाद देखिए सेट 3 में आपको यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 32 में। ठीक है, तो इसमें बच्चों आपका 31 है, इसमें आपका 32 है और इसमें आपका 33 है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए बच्चों पहले हम इस सूत्र को पढ़ते हैं। नालियों के विषय में मेके लिखते हैं कि निश्चित रूप से ये अब तक खोजी गई सबसे सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बनी थी और उन्हें ऐसी ईंटों में ढांका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिकाओं का भी प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक होदी या मलकुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा होता था और गंदा पानी गली की नालियों में बहा जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए होदियां भी बनाई गई थी। ये पुरातत्व का एक अजूबा ही है। मलबे मुख्य रेत के छोटे छोटे ढेर मान्य निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हुए थे, जो ये दर्शाता है कि नाली की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। ऑर्नेस मेके ओरिएंट सिविलाइजेशन 1948। जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए जैसे लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ, वहाँ नालियाँ क्या होती थी, पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो देखिए बच्चों इस अनुच्छेद से आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा के शहर में जल निकासी प्रणाली में एक रूपता के पीछे संभावित कारण का आकलन कीजिए। तो देखिए आपके सेट 2 में भी सेम क्वेश्चन है, देखिए ना, शहरों में जल निकासी प्रणाली का एक रूपता के पीछे संभावित कारण। ठीक है, और ये आपका सेट 3 में। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर अलग है। तो आइए बच्चों अब इसका आंसर देखते हैं हम। तो देखिए ये रहा इसका आंसर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली में एक रूपता जैसे पक्की ईंटों का उपयोग निश्चित योजना के पीछे मुख्य कारण था कि एक नियोजित शहरी ढांचा था, कुशल केंद्रीय प्रशासन था और स्रोत ये स्पष्ट करता है कि लोथल जैसी छोटी बस्तियों में भी जहां घर कच्ची ईंटों के थे, नालियां पक्की ईंटों से ही बनाई गई थी, जो ये दर्शाता है कि स्वच्छता नागरिक नियोजन की पूरी सभ्यता में समान प्राथमिकता दी गई थी। सेकेंड बच्चों, जल निकास के लिए नालों के किनारे रेत के ढेर मिलने की निहालता विश्लेषण
कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका सेट 2 में ये रहा और ये सेट 3 में पूछा गया। तो देखिए नालों के बगल में कचरे या रेत के छोटे छोटे ढेर मिलने का अर्थ ये होता था कि नालों की सफाई तो नियमित रूप से की जाती थी, लेकिन सफाई के बाद कचरे को तुरंत वहां से हटाया नहीं जाता था। मेके के अनुसार ये एक पुरातत्व का एक रोचक पहलू था जो समय की सफाई व्यवस्था और कूड़ा निस्तारण की क्या थी व्यवहारिक कमी को दिखाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा जल निकासी प्रणाली के प्रभाव को आपको बताना है। ठीक है, देखिए ना सेट 2 में और ये आपका सेट 3 में। ये देखिए इसका आंसर, हड़प्पा की जल निकासी प्रणाली के निम्नलिखित दूरगामी प्रभाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता। घरों की नालियों को गली की नालियों और फिर मुख्य नालों से जोड़ना ये दर्शाता है कि हड़प्पा वासी जो थे व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक थे। दूसरा, तकनीक निपुणता। सफाई के लिए हटाने योग्य ईंटों और चूना पत्थर की पट्टिकाओं का उपयोग उनकी उन्नत इंजीनियरिंग और रखरखाव की सोच को दर्शाता है। तीसरा, ठोस कचरा प्रबंधन। नालियों के बीच में होदी या मलकुंड का निर्माण करना ये सुनिश्चित करता है कि जो ठोस कचरा नीचे जमा हो जाए और केवल गंदा पानी है जो आगे बहे, जिससे नालियाँ क्या हो, जमी ना हो, जाम ना हो। ठीक है, तो ये बच्चों इसका आंसर है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 32। तो देखिए 32 क्वेश्चन में आपका ये यूरोप के लिए एक चेतावनी है। ठीक है, तो देखिए सेट 2 में पहले देखते हैं ये आपको कौन से नंबर पे दिया गया है। ठीक है, अगर आप इसे देखेंगे 32 क्वेश्चन को आपको ये इसमें आपका 31 दिया है सेट 2 में। ठीक है, और सेट 3 में बच्चों ये आपका 33 दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो देखिए ये रहा। तो सबसे पहले बच्चों हम इसे पढ़ते हैं। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगल ढांचे का अनुसरण किया तो उनके राज्य इस प्रकार अच्छी तरह से जुते और बसे हुए होंगे कि इतनी अच्छी तरह से निर्भीड, इतने समृद्ध, इतने सुशिक्षित, फलते फूलते नहीं रह जाएंगे जैसा कि हम उन्हें देखते हैं। दूसरी दृष्टि से हमारे शासक अमीर और शक्तिशाली हैं और हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि उनकी और बेहतर राजशाही ढंग से सेवा हो। वे जल्दी रेगिस्तान, निर्जन स्थानों के भिखारी, क्रूर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे जैसा कि उनके भविष्य में पड़ा है। ठीक है, हम उन महान शहरों और नगरों के खराब हवा के कारण न रहने योग्य अवस्था में पाएंगे तथा विनाश की स्थिति में जिनके जीर्णोद्धार की किसी को चिंता नहीं है, व्यक्ति टीले झाड़ी अथवा घातक दलदल से भरे हुए खेत जैसा कि पहले ही बताया गया था। ठीक है, तो बच्चों इससे पहला क्वेश्चन पूछा है कि बर्नियर के किसी एक मुख्य योगदान का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपको बताना है सेट 2 में और ये आपका सेट 3 में। तो देखिए मुख्य योगदान बताना है। तो देखिए इसका उत्तर ये रहा कि फ्रांसवा बर्नियर का मुख्य योगदान उनकी पुस्तक ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर है, जिसमें उन्होंने मुगलकालीन भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत विवरण दिया है और भारत की तुलना यूरोप से की है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बच्चों, बर्नियर ने यूरोपीय साम्राज्य और मुगल क्षेत्रों के बीच अंतर का वर्णन कैसे किया वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए आपका सेट 2 में ये रहा और ये आपका सेट 3 में सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है कि बर्नियर के अनुसार यूरोपीय साम्राज्य समृद्ध, सुशिक्षित और फलते फूलते थे क्योंकि वहाँ निजी स्वामित्व था। इसके विपरीत उसने मुगल क्षेत्र को रेगिस्तान और निर्जन स्थान जैसे बताया जहाँ शासक भिखारी और क्रूर लोगों पर क्या करते थे, ये लोग राज करते थे। उसने मुगल शहरों को खराब हवा और विनाश की स्थिति में भी वर्णित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल शासक के तहत लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर बर्नियर के विचार लिखना है। ठीक है, तो देखिए आपका सेट 2 में यहाँ है ना और ये आपका सेट 3 में क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है आपका कि बर्नियर का मानना था कि मुगल शासक के तहत लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति
अत्यंत दयनीय थी। उसके विचार जैसे निजी संपत्ति का अभाव था। बर्नियर का तख्ता कि सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, जिससे किसान निवेश से सुधार नहीं करते थे। विनाश की स्थिति थी। उसके अनुसार रक्षित रखरखाव के अभाव में खेत घातक दलदल बन गए थे खेत, और शहर जो थे टीले और झाड़ियों में तब्दील हो गए थे। अमीर और गरीब के बीच की खाई। उसने समाज को दो वर्गों में देखा। एक तरफ अत्यंत शक्तिशाली शासक वर्ग थे और दूसरी तरफ भिखारी थे जैसे जनता। उसके अनुसार भारत में मध्यम वर्ग का अस्तित्व तो था ही नहीं, या तो एक अमीर था या एक पूरी तरह से गरीब था। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 33 आता है। ठीक है, ये आपके सेट 1 में, इसमें बच्चों देखिए ये आपका दिया हुआ है सूत्र। अब देखिए सेट 2 में आपका यही क्वेश्चन आपका 32 दिया हुआ है, और इसमें बच्चों आपका ये 31 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तीनों सूत्र बच्चों आपके सेम है, बस क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस सूत्र को पढ़ते हैं, वनों की बटाई स्थायी कृषि के बारे में। ठीक है, तीनों में देखिए यही दिया हुआ है, आपके सूत्र सेम है। निचली राजमहल की पहाड़ियों में एक गांव से गुजरते हुए बुकानन ने एक बात लिखी। क्या लिखी? इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार संकीर्ण घाटियों में धान की फसल, बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की जमीन, चट्टानी पहाड़ियाँ सभी अपने आप में पूर्ण थी। कमी थी तो बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति और विस्तृत तथा उन्नत खेती की कमी थी। ये बुकानन ने लिखा, जिनके लिए प्रदेश क्या थी? अत्यंत संवेदनशील थी। यह लकड़ी की जगह टसल लाख के लिए आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े आसन प्लास के बागान लगाए गए थे। बाकी जंगल को भी साफ किया जा सकता था, और जो भाग इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त ना हो वहाँ पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते थे। तो इससे बच्चों पहला क्वेश्चन है कि बुकानन ने निचली राजमहल की पहाड़ियों का वर्णन किस प्रकार किया है। ठीक है, देखिए ये रहा आपका सेट 2 में, और ये आपका सेट 3 में। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। बुकानन ने इस क्षेत्र के दृश्य को बहुत भी बढ़िया बताया। उसके अनुसार यहाँ घुमावदार संकरी घाटियाँ में धान की खेती होती थी, चट्टानी पहाड़ियाँ थीं, और बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन भी दिखाई देती थी। उसने इस दृश्य को अपने आप में पूर्ण बताया। सेकंड है, बुकानन ने इस क्षेत्र में खेती के सुधार की उच्च संभावना को क्यों माना। ठीक है, तो देखिए रहा आपका सेट 2 में क्वेश्चन ये वाला सेम, और ये आपका सेट 3 में। ठीक है, तो इसका उत्तर है बच्चों कि बुकानन का मानना था कि इस क्षेत्र में प्रगति की कमी है। उसने सुधार की संभावना इसलिए देखी क्योंकि उसके अनुसार यह प्रदेश विस्तृत तथा उन्नत खेती के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील था। उसे लगा कि यदि जंगलों को और साफ किया जाए तो यहाँ खेती का काफ़ी विस्तार किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन है, बुकानन ने आर्थिक लाभ के लिए भूमि का उपयोग करने के प्रस्ताव कैसे दिया। तो देखिए ये सेट 2 में ये रहा आपका सेम क्वेश्चन, आर्थिक लाभ के लिए भूमि का उपयोग करने का प्रस्ताव कैसे दिया। ठीक है, ये आपका सेट 3 में। तो इसका आंसर है बच्चों कि बुकानन ने भूमि के व्यवसायिक उपयोग के लिए कई प्रस्ताव दिए। पहला उसने सुझाव दिया कि जहाँ लकड़ी है वहाँ तसर और लाख के उत्पादन के लिए आसन और पलास के बड़े बागान लगाए जाएं। दूसरा उसने बाकी जंगलों को साफ करने का प्रस्ताव दिया ताकि वहाँ खेती हो सके। तीसरा, जो खेती के लिए उपयुक्त ना हो वहाँ पनई और महुआ के पेड़ लगाने का उन्होंने सुझाव दिया ताकि भूमि का पूर्ण आर्थिक दोहन हो सके। ठीक है, तो ये बच्चा आपका क्वेश्चन थे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट खंड आता है, खंड है जिसमें आपके मानचित्रधारी प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, सेट 1 में। ठीक है, सेट 2 में भी आपका नेक्स्ट खंड है आपका खंड है। ठीक है, यहाँ से देखिए, और ये आपका सेट 3 है। तो सेट 3 में भी बच्चों हम देखेंगे आपका खंड अड़े। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सेट 1 में देखते हैं। 34 क्वेश्चन है आपका इसका फर्स्ट, कि दिए गए भारत के मानचित्र रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों से अंकित कीजिए। आपको
ये चीज़ें मतलब इनको दर्शाना है मैप में। कालीबंगा को दर्शाना है, अमरावती जो एक बौद्ध स्थल है, अम्बेर जो मुगलों के अधीन क्षेत्र है, और बीजापुर को दर्शाना है। ठीक है। सेट 2 में बच्चों आपको सेम है, देखिए कालीबंगा, अमरावती, अम्बेर और बीजापुर, इन चारों को दर्शाना है। और सेट 3 में भी बच्चों आपको कालीबंगा, अमरावती, अम्बेर और बीजापुर इनको दर्शाना है। ठीक है। तो मतलब तीनों में आपको सेम दर्शाना है। ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे मैप दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब मैप में दिखाता हूँ बच्चों में लोकेशन आपको। तो देखिए आपका जो ये है, मैंने रेड कलर से मार्क किया, ये आपका क्या है बच्चों, कालीबंगा है। दूसरा बच्चों आपका क्या था, अमरावती। तो देखिए ये आपका यहाँ पे अमरावती दिया हुआ है जहाँ पे मैंने मार्क किया है। तीसरा बच्चों आपका है अम्बेर। ठीक है। इन दोनों में से बच्चों आपको कोई एक दर्शाना है, अम्बेर या बीजापुर। तो देखिए अम्बेर आपका कहाँ है, देखिए ये रहा आपका अम्बेर जो राजस्थान के पास में है। ठीक है। और बीजापुर बच्चों आपका कहाँ पर है, ये रहा आपका बीजापुर। ठीक है, जो यहाँ दर्शाया रेड कलर से। तो ये आपके चारों लोकेशन हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका इसका सेकंड है 34.2, दिए गए मानचित्र पर, ठीक है, 1857 के विद्रोह में संबंधित दो केंद्र और बी को दिखाया गया मानचित्र के अंदर। तो इसको पहचानना है और इनके नाम लिखने हैं कि कौन से रहेंगे। ठीक है। तो ये सेट 2 है, देखिए सेट 2 में भी देखते हैं हम। तो इसमें बच्चों आपको यही दर्शाना है, 1857 के विद्रोह में केंद्र ए और बी की पहचान करनी है। ठीक है। और सेट 3 में भी बच्चों सेम आपको इनकी पहचान करनी है, लेकिन आपके तीनों सेट में ये क्वेश्चन सेम है। तो देखिए आपको मानचित्र देखते हैं, इसमें कौन कौन से आपको दर्शा रखे हैं। तो देखिए जो ए दर्शाया बच्चों ये आपका क्या है, मेरठ है। और जो बी है बच्चों ये आपका क्या है, बैरकपुर है। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए आपके ये। ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों आपके सेम दिए हुए हैं तीनों सेट में। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो तीनों सेट में ये क्वेश्चन भी आपके सेम है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेट 2 है। देखिए भारत में किसी एक विकसित हड़प्पा पूर्व स्थल का नाम बताना है, इसमें भी सेम है। ठीक है। और सेट 3 में भी आपका सेम है। तो सबसे पहले बच्चों हम इनके देखते हैं क्वेश्चन दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के भी। पहला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में किसी एक विकसित हड़प्पा पूर्व स्थल का नाम बताइए। तो बच्चों किसी एक का बताना है, मैंने दो लिख दिए, लोथल और कालीबंगा, इनमें से कोई एक लिख सकते हैं आप। भारत में किसी एक बौद्ध स्थल का नाम बताना है, जो आपका सांची है और सारनाथ है। थर्ड, मुगल के अधीन किसी एक क्षेत्र का नाम बताना है, दिल्ली था और आगरा था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है बच्चों, आपकी हम्पी है। और 1857 के विद्रोह के कोई दो केंद्र बताने, तो कौन से आपके, मेरठ और झांसी है। ठीक है। सब में बच्चों ये आपकी क्वेश्चन सेम है, सेट 3 में भी सेम है और सेट 2 में भी आपका सेम है। ठीक है। तो देखिए इसी के साथ बच्चों ये आपका जो पेपर है ये कंप्लीट सॉल्व करा दिया मैंने। ठीक है। तीनों सेट बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है। देखिए ये ख़त्म हो गया, लास्ट क्वेश्चन था ये आपका मैप का। तो आई होप बच्चों आपको तीनों सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि तीनों सेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो आपके बिल्कुल ही अलग होते हैं। ठीक है। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।